तो वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है मनीष कुमार और आज हम लोग बात करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय नंबर पहला। और ये कक्षा 9 क्लास 9 जैसा आपने थंबनेल देख लिया है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं। पहले हम पढ़ेंगे परिचय, फिर दूसरा पढ़ेंगे पदार्थ, फिर पढ़ेंगे तीसरा पाठ पदार्थ के गुण व अभिलाषी गुण। चौथा पढ़ेंगे हम पदार्थ की अवस्थाएं। पांचवा पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। पांचवा पढ़ेंगे वास्तविकरण, फिर अध्याय सारांश, फिर एनसीईआरटी जो और अभ्यास प्रश्न के बारे में हम सीखेंगे। तो उसके पहले हम सीखने से पहले आपको बता देते हैं कि ये जो यूट्यूब चैनल आपको बना है, ये कोई मतलब इनकम के माध्यम से नहीं बनाया गया है, ठीक है। इस पर आपको मतलब शिक्षा के तौर पर कि इससे आपको पढ़ाने से हमारा भी कुछ अभ्यास होगा, अभ्यास का मतलब हमें भी कुछ आएगा और हम भी इस शिक्षा से जुड़े रहेंगे और शिक्षा हमसे दूर नहीं होगी। और जैसा कि हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो दिया गया हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश को बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक। अब यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन डालना है। इंट्रोडक्शन वगैरह इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। देखो, पदार्थ का मतलब होता है वह जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक। हमारे आसपास का मतलब होता है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पेड़ पौधे, बकरियाँ, भेड़, भैंस, पत्थर, पर्वत, सोना, चांदी, हीरा, मोती, किताबें, कॉपी सब होती हैं। ये सब क्या होते हैं? पदार्थ ही होते हैं, ठीक। तो उससे पहले आपको समझने से पहले आप उसको समझा देते हैं अच्छे से कि कैसे पदार्थ होगा। आपने नहीं बताया। जैसे मान लो हम यहाँ पर आप बात करेंगे पदार्थ की, ठीक। तो देखो, पदार्थ का मतलब होता है जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक, और जो स्थान घेरता हो। दो कंडीशन होनी चाहिए, जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता है, तभी वो पदार्थ कहलाएगा, अन्यथा पदार्थ नहीं कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो पदार्थ की डेफिनेशन सिंपल होती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक, और जो स्थान घेरता है ना, और जिसमें आयतन होता है, जिसमें आयतन होता है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ ही तो कहलाते हैं। तो उससे पहले लिखने से पहले हम लोग चालू करते हैं अपना, ठीक है। तो जैसे दिया गया है हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक। तो ध्यान से पढ़ने से पहले आपको सिंपल सा एक तरीका लिख लेना है। जैसे ये दिया गया पदार्थ, डेफिनेशन आपको डालनी है पदार्थ। पदार्थ इंग्लिश में डालनी है मैटर, यहाँ से लिखना है। दिया गया है पदार्थ, पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है तथा जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से किसी एक या एक से अधिक के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है, ठीक। इसके बाद लिखने के बाद आपको नोट पॉइंट डाल के लिखना है। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लिया। अब आप वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा नोट पॉइंट डाल के। लिखिएगा पदार्थ में द्रव्यमान जिसके कारण उसे तौला जा सकता है। आयतन लिखिए जिसके कारण वह स्थान घेर सके, ठीक। उसके बाद आपको एग्जाम्पल में लिखने हैं, एग्जाम्पल डाल के लिखने हैं कि पदार्थ कौन कौन से होंगे। जैसे जल, वायु, लकड़ी, सोना, चांदी, स्टील, कांच आदि सभी पदार्थ हैं, ठीक। अब ये नहीं लिखना है या द्रव्य है, ठीक। ये सब कुछ नहीं लिखना, आपको सीधे पदार्थ लिखना है, ठीक। आगे उसके बाद आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। जहाँ तक मैंने बताया सिर्फ एग्जाम्पल तक लिखना है और सब कुछ नहीं करना है। ये एक पढ़ने का तरीका होता है। फिर अगली हेडिंग डालनी है आपको द्रव्यमान। द्रव्यमान हेडिंग डालने के बाद आपको सिंपल से लिखना है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, ठीक। इतना लिखने के बाद पदार्थ की मात्रा, जैसे चीनी को हम केजी से तौलते हैं, ठीक, और चावल को भी केजी से तौलते हैं, ठीक, आटा को भी केजी से तौलते हैं, ठीक। लेकिन कुछ को लीटर से तौलते हैं, जैसे तेल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, कड़ू तेल हो गया, दूध हो गया, इन सबको लीटर से तौलते हैं, ठीक। तो दिया गया है आपको सिंपल द्रव्यमान के डेफिनेशन डालने, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं, ठीक। उसके बाद आपको सिंपल है यहाँ डालना है द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये लिखना है दूसरा पॉइंट डाल के। फिर आगे लिखना है आयतन का मात्रक मीटर पर क्यूब होता है। फिर आपको ये लिखना है, एक अगली पॉइंट ऐसे डाल के लिखते रहना है कि मात्रक लीटर होता है, आयतन का मात्रक लीटर होता है। फिर ऐसे पॉइंट डाल के लिखना है 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक। अगला पॉइंट डाल के लिखना है 1 लीटर बराबर 1000 मिली क्यूब, मिली, ठीक, वही है 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो इतनी चीज़ें हो गई आपकी, पूरी हो गई होंगी समझ के। भले 4 मिनट में पढ़ाया, लेकिन आपको समझ समझ की पूरी चीज़ें करनी है एक्स्ट्रा, ठीक। और नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर फिर अगली हेडिंग आपको डाल के लिखनी है यहाँ से आपको
सिंपल हेडिंग डालनी है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये भी आपको पता है। जैसे कैसे मिलकर बना होता है, तो यहाँ देखोगे पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल में कुर्सी, मेज, पुस्तक आदि। ठीक, पदार्थ असंख्य कणों से मिलकर बने होते हैं। बस यहाँ तक आपको लिखना है, उसके बाद कुछ नहीं लिखना है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। ठीक, फिर अगले पेज के बाद आपको फिर से ठीक, फिर अगले आपको अगला ही पॉइंट ऐसे एरो बना के लिख के लिखना है इसी में कि पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जो पदार्थ में रेत के कणों के समान व्यवस्थित रहते हैं। इन कणों के मध्य रिक्त स्थान उपस्थित होता है। ठीक, ये लिख लिया। उसके बाद ये आपका इतना टॉपिक पूरा समाप्त होता है। उसके बाद अपने अगली हेडिंग डालेंगे आप यहाँ से। ठीक, पदार्थ के अभिलाक्षिक गुण डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षिक गुण। ठीक, ठीक, अब यहाँ से आप डाल लेंगे गुण के बाद वहाँ पे पहले आपको लिखना है, ये पॉइंट डाल लिखना है, ऐसे एरो बना के लिखिएगा इस तरीके से। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो 3 पॉइंट इस तरीके से लिखना है। ठीक, फिर अगला हेडिंग डाल के लिखना आपको कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो पहले बोला उसने पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान तो होता है, लेकिन ये तो हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान उपस्थित होता है। ये पॉइंट डाल के आप ऐसे लिख लेंगे, जैसे ये पॉइंट डाला ऐसे भी इसमें लिख सकते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये वही चीज़ है, चाहे तो आप ये नहीं लिखिएगा। ठीक है, आप यही चीज़ लिख लीजिएगा। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, प्रत्येक कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, फिर एक ऐसे नोट पॉइंट अब ये डाल लेना है। ठीक, नोट पॉइंट ये डाल लेना है। कुछ 2 नोट पॉइंट होंगे, मैं आपको लिखाऊंगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक, बस आपको ये लिखना है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। उसके बाद और कोई पॉइंट डालना नहीं। फिर आपको ये लिखना है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आप पॉइंट लिख चुके हैं। जो ये पॉइंट जो दिया गया है ये वही दिया गया, लेकिन आपको लिखना नहीं है। अभी जो आपने ये 3 पॉइंट लिखे हैं ना, यहाँ से जो 3 पॉइंट लिखे हैं कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये जैसे पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आपको ये लिखना था कि ऐसे अगला एरो बना के लिखना था आपको यहाँ पे। ठीक, ये पॉइंट कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बस आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ आप और देखो कि जब ये लेक्चर जब कंप्लीट कर रहे हो तो आप हो सके एक बार लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप लिखें। क्योंकि जब आप लिखेंगे, मतलब जब आप लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा पढ़ते समय। पूरा एक बार देख लिया करो पूरी वीडियो, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। ठीक, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक, तो देखो देखते हैं, हम इसी में पढ़ रहे थे पदार्थ की अवस्थाएं। तो ठीक, पदार्थ की आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। आप ये जो उसमें कुछ नहीं लिखा, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, उसमें आप डालेंगे ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। ठीक, लिखेंगे आप कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित रहते हैं, ठोस कहलाती है। लिख लिया? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित रहते हैं, ठोस कहलाते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, बर्फ आदि, ये सभी क्या है? ठोस होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपको अगली हेडिंग डालनी है, ठोस के बाद डालनी है द्रव। दूसरी अवस्था देखो ये लिखा होगा पॉइंट 2, दूसरा द्रव अवस्था बोलते हैं द लिक्विड स्टेट। पदार्थ या द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित रहता है परंतु आकार निश्चित ना हो, द्रव कहलाती। जैसे मिट्टी, जल, जल मिट्टी का तेल, दूध आदि। ठीक, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब आप लिख सकते हो। ठीक, ये सभी कैसी थी? द्रव अवस्थाएं होती है। द्रव अवस्था का मतलब ये होता है जिसमें, एक और पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो नोट डाल के ऐसे, जिसमें बहने का गुण हो, बहने का गुण हो, जिसमें बहने का गुण हो।
जिसमें बहने का गुण होता है वो द्रव अवस्था कहलाती है। ठीक, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है गैसीय अवस्था। ठीक, ध्यान से आप पढ़ेंगे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगली हेडिंग आपको डालनी है गैसीय अवस्था, द गैसस स्टेट। क्या गया, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार बर्तन के आयतन व आकार के अनुसार बदल बदलते हो गैस कहलाती है। ठीक, तो देखो गैस, देखो ये सब कुछ नहीं लिखना, ये लिखना पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार आयतन तथा आकार बर्तन के आयतन व आकार के अनुसार बदलते हो, ठीक, गैस कहलाती है। या ये बोलते हैं जिसमें आयतन आकार नहीं होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में लिखे वायु, धुआं, जलवाष्प, कोयले की एलपीजी व सीएनजी आदि। तो ये सारी कैसी थी, गैसीय अवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग डालनी है आपको फिर अगली ऐसे हेडिंग डालनी है दृढ़ता। फिर अगली हेडिंग आपको डालनी है दृढ़ता। दृढ़ता को बोलते हैं रिगिडिटी। ठीक है, तो देखो दृढ़ता का मतलब होता है रिगिडिटी। ठीक, दृढ़ता का होता है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल लगने पर अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, दृढ़ता कहलाती है। ठीक, दृढ़ता कहलाता। अब देखो यहाँ तक तो हमने समझ गया, लेकिन अभी हमने ठोस द्रव गैस को नहीं समझा है, तो हम लोग क्या करते हैं अभी बुकलेट में इसको ठोस द्रव गैस को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। ठीक, किस तरीके से हम वर्क करता है ये। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था, अभी पॉइंट हमने सीखा था कि ठोस की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठोस की ठोस नहीं, पदार्थ की सॉरी तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। ठीक, पदार्थ की तीन अवस्थाएं, पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। ठीक, यही तो होता है ठोस द्रव गैस। अब हमने बताया था ठोस जिसका आकार और आयतन निश्चित रहता है। ठीक, लेकिन द्रव में ऐसा आकार और आयतन, ठीक, ये क्या होता है, निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है, जल्दी बताइए। ठीक, तो द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। आपने देखा हो कि किसी भी बर्तन में डाल दो उसी का शेप ले लेता है, अनिश्चित होगा। लेकिन आयतन भी क्या होता है, लेकिन आयतन एक तरीके से आप देखेंगे निश्चित होता है कि हाँ कि 5 लीटर पानी है तो निश्चित रहेगा। लेकिन गैस का तो ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब ठोस बेचारे का आकार आयतन दोनों होगा, ठीक, निश्चित होगा। जैसे लोहा, लकड़ी, ये सब निश्चित होते हैं। लेकिन द्रव द्रव का आकार कैसे निश्चित हो सकता है भाई, गिलास में डाल दो गिलास में चला जाएगा, और बाल्टी में अपने भरा पानी उसमें डाल दिया उसमें चला गया। और आयतन का मतलब क्या होता है कि सिंपल है। आयतन कहाँ से, मतलब सिंपल आयतन 5 लीटर है, अगर तो 5 लीटर रहेगा, घटेगा तो नहीं, चाहे किसी में डालो। ठीक, चाहे किसी बर्तन में डालो, बोतल में डालो, बोतल का आकार ले लेगा, तो आकार तो अनिश्चित रहेगा, आयतन निश्चित हो गया। गैस में आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, तो आपको पता है। ठीक, और यही तो पढ़ा है हमने। ठीक, ठीक, अब देखो दृढ़ता का मतलब क्या होता है कि वही चीज अभी बताया कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य पर अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध करना मतलब क्या होता है, जैसे पेंसिल है, इसको दबाओ भाई, दबेगी क्या, नहीं दबेगी ना। ठीक, पेन है, पेन को दबाओ। ठीक, इरेजर है, इरेजर को दबाओ। लेकिन हाँ, इरेजर में दृढ़ता गुणांक नहीं, इसको जैसे दबाओगे देखो फिर से वापस आई, देखो दबाया फिर से, देखो फिर से, देखो दबाया फिर से वापस आ गया। ठीक, ऐसे एक और एग्जाम्पल है। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे जरा। अब जैसे ये स्ट्रेच बॉल है, अभी देखेंगे स्ट्रेच बॉल जो है ये, इसको दबाइए, देखो ये दृढ़ता होगी, इसका आकार फिर से आ गया, फिर से देखिए, फिर से इसको दबाया फिर से आकार आ गया, फिर से दबाइए इसको इस तरीके से, तो ये दृढ़ता नहीं होगी, क्योंकि दृढ़ता का मतलब क्या होता है, जो ठोस और कठोर हो। ठीक है ना, जैसे लोहा, लकड़ी। ठीक, अब देखो संपीड़ता का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ को संपीड़ता या प्रदर्शित करती कि उस पदार्थ में कितनी आसानी से उसे दबाया जा सकता है और उसके आयतन में कितनी कमी की जा सकती है। जिस पदार्थ को जितनी आसानी से दबाया जाए तो वो उतनी संपीड़न उतनी अधिक होती है। अब संपीड़न में मान लो ये स्ट्रेच बॉल भी आ जाते, भाई दबा दो, इसका आयतन बदल गया, फिर से दबा दो, फिर से बदल गया, ठीक, फिर से दबा दो। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक, फिर तरलता का मतलब क्या होता है, फ्लूडिटी का मतलब होता है तरल पदार्थों के बहने का गुण, कोई तरलता का, देखो जिसमें बहने का गुण होता है वो तरलता कहलाता है। जैसे आपने लिया पानी, ऊपर से नीचे की ओर बहा दिया, डाला तो नीचे बहता चला गया, ये तरलता हो गई। ठीक,
अब यही मान लो गेहूँ है तो गेहूँ क्या हो जाएगा, क्या रुक जाएगा, कहीं की थोड़ी देर रुकेगा फिर जाएगा, लेकिन पानी क्या होता है कि तुरंत वो बहता है। ठीक, तो ठीक, बस यहाँ तक लिखना है, तरलता कहते हैं, आगे कुछ नहीं लिखना है। बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, पदार्थ के कणों में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, फिर एक और पॉइंट डाल के लिखना है कि नोट, पदार्थ का ताप बढ़ाने पर इस पे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो घनत्व बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन। ठीक, तो ये हमारी इतनी कंडीशन होती है, इसको याद कर लेना आपको। ठीक है, ठीक, अब आगे क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं अगला मेन टॉपिक जो हमारा होगा। ठीक, ध्यान से समझेंगे आप, पदार्थ की ठोस तथा गैसीय अवस्था में अंतर क्या होता है। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जरा, ठीक, तो यहाँ देखेंगे हम पदार्थ की ठोस द्रव गैसीय अवस्था में अंतर सीखेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है जिसका आकार, ठोस का आकार निश्चित होता है लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित होता है क्योंकि इनमें बहाव होता है। ठीक, फिर उसके बाद गैस की बात करेंगे, गैस का आकार अनिश्चित होता है। ठीक, फिर अगला पॉइंट है दृढ़ता क्या होता है, ठोस दृढ़ होते हैं, द्रव तरल होते हैं, द्रव तरल होते हैं, गैस संपीडित होते हैं। ठीक, आयतन देखेंगे, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है। ठीक, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक, तरलता क्या होता है, ये बहते नहीं है, ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, गैस प्रत्येक दिशा में बहती है। अगला दिया गया पांचवा, अंतराणु के स्थान, ठोस के अणुओं के बीच अंतराणु के स्थान बहुत कम होता है, द्रव के अणुओं के बीच अंतराणु के स्थान ठोस की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। फिर आगे देखेंगे गैस के अणुओं के बीच अंतराणु के स्थान बहुत सबसे अधिक होता है। लेकिन बात करें अंतराणु बल, आकर्षण बल, तो ठोस के अणुओं के बीच अंतराणु बल सबसे अधिक होता है, और द्रव की बात करें तो द्रव के अणुओं के बीच अंतराणु बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। गैस की बात करें, गैस के अणुओं के बीच अंतराणु बल सबसे कम होता है। सातवां दिया गया संपीड़ितता क्या होता है, ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है, द्रव की संपीड़ना ठोस से अधिक होती है और गैस की संपीड़ना सबसे अधिक होती है। ठीक, तो ये 7 पॉइंट हो गया। उसके बाद 8वां पॉइंट लिखना है, गतिज ऊर्जा, ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है और द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोस के कणों की अपेक्षा अधिक होती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। हिमांक की बात करते हैं, हिमांक पिघले हुए ठोस पदार्थों को हिमांक अधिक होते हैं, लेकिन द्रव के हिमांक कम होते हैं। गैसों के हिमांक प्रायः ठोस व द्रव से कम होते हैं। ठीक, आगे अगला पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, दिया गया है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो हमने इस पे आंसर लिख दिया, हाँ पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो दिया गया है हमारा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो आप लिखेंगे हाँ, कैन यू मेटर चेंज इट्स स्टेट, यस। तो दिया गया पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ये कुछ नहीं लिखना है, सीधे आपको यहाँ से लिखना है अचानक कि बर्फ को जब आप गर्म करेंगे तो वो जल में बदल जाएगी, और जल से जब आप गर्म करेंगे तो जलवाष्प में बदल जाएगी। फिर यही प्रक्रिया आपको लिखना है कि जलवाष्प को जब आप ठंडा करेंगे तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा, और जब द्रव अवस्था में आप उसको ठंडा बिल्कुल ही कर देंगे तो ठोस अवस्था में आ जाएगी। ठीक, तो जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे इसको, फिर पॉइंट डाल के आप लिखेंगे जैसे ठोस अवस्था में बर्फ होती है, द्रव अवस्था में जल होती है और गैस अवस्था में जलवाष्प होती है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। फिर आप हेडिंग डालेंगे अगला, ऐसे नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे यहाँ पर कि जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो यह बर्फ ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म करने पर वाष्पों गैसीय में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद फिर अगली हेडिंग आपको डालनी है यहाँ से,
ठीक। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, तापमान परिवर्तन का प्रभाव, तो आप यहाँ से लिखेंगे तापमान बढ़ने पर या गर्म करने पर ठोस द्रव अवस्था और द्रव गैसीय अवस्था, अवस्था मतलब वाष्प में परिवर्तित हो सकता है। ठीक। फिर आगे दिया गया और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ देखो लिखा होगा, पहला पॉइंट ये है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट डाल के लिखना है यहाँ से, तापमान घटाने पर गैस द्रव अवस्था में और द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। ठीक। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है ठोस का द्रव में परिवर्तन, गलन। ठोस का द्रव में परिवर्तन को बोलते हैं गलन। तो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे ठोस को गर्म करने पर उसके अणुओं की अथवा कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप ठोस के कण जो विराम अवस्था में होते हैं वह अपनी मध्य स्थिति से उधर उधर कंपन करने लगते हैं। ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से नोट पॉइंट लिखना है, इसके कारण कण अलग अलग होकर स्वतंत्र में घूमने लगते हैं, अतः ठोस द्रव का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात वह द्रवित हो जाते हैं। ठीक। फिर इसी में आपको अगली नोट पॉइंट हेडिंग डाल के लिखना है, दिया गया ठोस के पिघलकर द्रव बनने की इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। ठीक। बस। ठीक। और उसके बाद जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है वह उस ठोस पदार्थ को गलनांक कहते हैं। फिर आपको अगली ऐसे नोट पॉइंट डाल देना है, नोट पॉइंट डाल के लिखना है कि बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। ठीक। फिर यहाँ से लिखना है, फिर उसी दूसरा पॉइंट पहला हो गया, फिर दूसरा पॉइंट डाल के लिखना है ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने को संगलन भी कहते हैं। ठीक। फिर अगला पॉइंट दिया गया है, अब दूसरा पॉइंट डालेंगे द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तन कथन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द्रव को गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को कथन कहते हैं। फिर इसकी पूरी डेफिनेशन के लिए आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं डेफिनेशन, वायुमंडलीय दाब पर व तापमान पर जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक। फिर आपको लिखना है जल, यह तापमान कितने डिग्री पर होता है, 100 डिग्री पर होता है। ठीक। क्वथनांक कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है ये, ठीक, वायुमंडलीय गैसीय दाब का मात्रक, हेडिंग डालनी है वायुमंडलीय गैसीय दाब का मात्रक। ठीक। तो इसका मात्रक होता है पास्कल, आपको लिखना है वायुमंडलीय गैसीय दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक। फिर आपको ये फिर अगला पॉइंट ये डाल के लिखना है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 गुणे 10⁵5 पास्कल। ठीक। फिर अगली हेडिंग डालनी है वाष्प दाब। ठीक। फिर अगली हेडिंग डालनी है क्वथनांक। ठीक। तो वाष्प दाब हेडिंग डाल दी होगी आपने, लिखिएगा इसमें द्रव व वाष्प की दिया गया साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब जिसके फलस्वरूप द्रव की सतह से अणु वाष्पित हो जाते हैं उसका वाष्प दाब कहलाता है। क्वथनांक क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव को वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए क्वथनांक कहलाता है। ठीक। जैसे जल का क्वथनांक आप देखेंगे यहाँ पर, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 केल्विन होता है। ठीक। और जबकि जल का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब पर 760 मिमी हो जाता है। ठीक। फिर अगला आपको हेडिंग डालनी है ऐसे नोट पॉइंट में, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 केल्विन होता है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 373 केल्विन होता है। ठीक। ठीक। फिर अगली हेडिंग डालनी है आपको ऐसे नोट पॉइंट डाल के कि वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है संगलन या द्रवीकरण कहलाता है। ठीक। फिर अगली हेडिंग डालो आप, ठीक, गुप्त ऊष्मा। अगली हेडिंग डालो गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो दिया गया है स्तर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है मात्रक, जूल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है और
किलो कैलोरी किलोग्राम मात्रक होता है और कैलोरी के ग्राम होता है। ठीक, फिर आपके लिए हेडिंग डालनी है गुप्त ऊष्मा भी दो प्रकार की होती है। पहली दी गई है गलन, बर्फ की गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को बिना ताप बदले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में या अथवा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की आवश्यक ऊष्मा मात्रा को उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक, फिर अगला उदाहरण में डाल देना, जैसे बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी ग्राम होती है। ठीक, फिर दूसरी हेडिंग डालनी है आपको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो दिया गया किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को बिना ताप बदले द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में अथवा वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो आप देखेंगे जल की वाष्प ऊष्मा कितनी होती है, 540 कैलोरी ग्राम होती है। ठीक, फिर अगली हेडिंग डालेंगे आप ऊर्ध्वपातन। ठीक, ऊर्ध्वपातन हेडिंग डालिएगा, लिखेंगे यहाँ पर समानता ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें पुनः गर्म करने पर वो गैसीय अवस्था में हो जाते हैं। ठीक, तो ये सब कुछ नहीं लिखना आपको, सीधे यहाँ से लिखना ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ठीक, और इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ठीक, नौसादा और आयोडीन। ठीक, ये सब होते हैं। फिर आपको अगली हेडिंग डालनी है वाष्पीकरण। ठीक, वाष्पीकरण हेडिंग डालनी है, दिया गया है कि जल को खुला छोड़ देने पर, यहाँ से लिखेंगे आप, जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्पित परिवर्तित हो जाता है तथा गीले कपड़े भी सूख जाते हैं। ठीक, फिर आगे आप यहाँ से लिखेंगे किसी भी ताप पर किसी द्रव को बिना गर्म किए उसकी सतह के अणुओं को धीरे धीरे निकलकर वायु में मिलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक, फिर ये हेडिंग डालनी है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो आप जब ये हेडिंग डाल लेंगे उसके बाद लिखेंगे द्रव की सतह का क्षेत्रफल और ताप पर, वायु की चाल पर और आर्द्रता पर निर्भर करते हैं। ठीक, अब वाष्पीकरण के कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण दिए गए, आप डाल के लिखेंगे वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण डाल के, जैसे खुले हुए बर्तन में रखे हुए निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। एसीटोन को हथेली पर रखने पर ठंडक उत्पन्न होती है। तेज धूप गर्म कर दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। चौथा दिया गया गर्मी में हमें सूते कपड़े क्यों पहनना चाहिए, ये मानते हैं हम पहनते हैं, यहाँ क्यों नहीं पहनते हैं। ठीक, ये वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण हैं। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें आ जाती हैं। ठीक, ये भी वाष्पीकरण का उदाहरण है। फिर आगे लिखेंगे आप गर्मियों में मिट्टी के घड़े में रखा जल ठंडा हो जाता है। ठीक, ये भी वाष्पीकरण का उदाहरण है। फिर गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा रहता है, ये भी वाष्पीकरण का उदाहरण है। गर्म चाय को फूंक मारकर पीने से चाय आसानी से पी जा सकती है, ये भी एक वाष्पीकरण का उदाहरण है। ठीक, फिर अगली हेडिंग आपको डालनी है वाष्पन व क्वथन। ठीक, क्या हेडिंग डालनी है, वाष्पन व क्वथन। तो दिया गया यह द्रव के प्रत्येक ताप पर होता है। क्वथन क्या होता है, यह द्रव के एक निश्चित ताप पर ही संभव होता है। ठीक, फिर दूसरी हेडिंग डालनी, यह वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया होती है लेकिन क्वथनांक यह प्रक्रिया तीव्र होती है। तीसरी हेडिंग वाष्पन में डालना है, यह द्रव की ऊपरी सतह से होता है लेकिन क्वथनांक में क्या होता है, यह संपूर्ण द्रव के एक साथ होता है। चौथी हेडिंग डालनी है आपको वाष्पन में इस प्रक्रिया में द्रव का ताप परिवर्तित होता रहता है। ठीक, और क्वथन में डालना है कि इस प्रक्रिया में द्रव का ताप निश्चित रहता है। पांचवा डालना है, यह सतह क्षेत्र वायु की गति तथा तापमान वृद्धि पर बढ़ जाता है लेकिन क्वथनांक क्या होता है, यह अशुद्धि मिलाने पर परिवर्तित होता है और शेष दशाओं में यह स्थिर रहता है। ठीक, ये हेडिंग आपको डाल लेनी है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग अब अपने प्रश्न पर आ गए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो दिया गया पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप सिंपल से हेडिंग डाल के लिखना है बाद में आपको, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती। ठीक, दूसरी हेडिंग लिखनी है पंच तत्व किसे कहा जाता है, तो आप ये लिखेंगे भारत के प्राचीन दार्शनिक नए पदार्थों के 5 मूल तत्वों जैसे वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। ठीक, इन सभी को हम पंचतत्व कहते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन दिया गया, किसी पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्यों नहीं? क्योंकि पदार्थ की द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। ठीक, अगली हेडिंग डालनी है आपको। चौथा क्वेश्चन दिया गया, अणु एक दूसरे को किस प्रकार विशेष आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं? ससंजक बल द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणविक अवकाश सबसे अधिक होता है? ठोस अवस्था में। छठवां दिया गया, पदार्थ की भौतिक स्वरूप को आधुनिक अवधारणा क्या है? तो पदार्थ रेत के समान कणों से मिलकर बना है, ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक, विसरण से आप क्या समझते हैं? दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः परस्पर मिलाने को विसरण कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े से क्रिस्टल को जल में घोलने पर भी वह जल रंगीन हो जाता, क्यों? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टलों में असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं जो जल के कणों के साथ विसारित हो जाते हैं तथा जल रंगीन हो जाता है। नवा क्वेश्चन दिया गया, ठोस द्रव तथा गैस के उनके अणुओं के बीच घटते हुए आकर्षण बल के में लिखिए। तो पहले ठोस होता है, फिर द्रव, फिर गैस। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जो ठोस तथा द्रव गैसीय तीनों अवस्था में होता है। तो जल तथा गंधक, ये तीनों अवस्था में होता है, ठोस द्रव गैस अवस्था में रहता है। गलनांक से आप क्या समझते हैं? तो दिया गया, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना प्रारंभ करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या कहलाता है? किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। 13वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, तापमान बढ़ाने पर ठोस पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप लिखेंगे, तापमान बढ़ाने पर ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा वे अपने नियत स्थान छोड़कर तेजी से अनियमित गति करने लगते हैं, जिससे कणों के मध्य स्थान भी बढ़ने लगता है। ठोस पदार्थ कुछ को छोड़कर अत्यधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। 15वां दिया गया है, वाष्पीकरण की दर किन कारणों पर निर्भर करती है? तो ये दिया गया, सतह की क्षेत्र के बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर, आर्द्रता की कमी तथा हवा की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। दिया गया, सामान्य दाब क्या होता है? समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब का एक वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेयर होता है, इसे समान दाब कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, ठोस तथा द्रव गैस किसकी संपीड़ितता सबसे अधिक होती है? तो गैस की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है ठोस के मुकाबले। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? द्रव अवस्था में आए बिना ठोस पदार्थ को सीधी गैसीय अवस्था में बदल जाना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक, अब आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन पे आ जाना है। तो दिया गया, निश्चित आकार वाले पदार्थ कौन से होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक, आपको ठोस पे क्लिक कर देना। कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं है? तो प्रकाश एक पदार्थ नहीं है। ठीक, फिर आगे दिया गया, कौन सा कथन सही है? ठोस के अंतराणविक अवकाश द्रव की गैस की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठोस द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतराणविक अवकाश कम होता है। गैस में अंतराणविक अवकाश ठोस की द्रव की अपेक्षा कम होता है। ठीक, फिर चौथा लिखना, ठोस में अंतराणविक अवकाश द्रव की गैस की तुलना में सबसे कम होता है। तो आप तीसरे नंबर की बात करेंगे तो दिया गया, ठोस में अंतराणविक अवकाश द्रव व गैस की तुलना में सबसे कम होता है। ठीक, ये सत्य है। फिर आगे दिया गया, पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? आपको लिखना है। ठीक, तो दिया गया, पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी क्या दूरी होती है? आपको बताना है। पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी होती है, गैसीय अवस्था में होती है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन मापक्रम कितना होता है? 300 केल्विन होता है, ये आपको बताना है। फिर आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं, 6वें नंबर पे। ठीक, और हमारा ये चैप्टर समाप्ति की ओर आ रहा है। बोल रहा है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। तो देखो, जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब बड़ा उसको क्वथनांक कहते हैं या गलनांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं? जल्दी बताइए। तो उसको क्वथनांक कहते हैं। बोल रहा, पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है गतिज ऊर्जा, कैसी होती है? अधिकतम गतिज ऊर्जा। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया, किसी ताप पर गर्म किए बिना वो द्रव की अवस्था और वो धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातन या वाष्पन? जल्दी बताइए। 8वें का वाष्पन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है नौसादर या सल्फर या नमक पेट्रोलियम। तो आपको भी पता है कि ऊर्ध्वपातन नौसादर होता है। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपको क्वेश्चन याद करना है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर? जल्दी बताइए।
या 4 डिग्री सेंटीग्रेड? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.0 10 की घात 5 पास्कल होता है। 1.01325 × 10 की घात 5 पास्कल होता है। समान दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री सेंटीग्रेड, जल्दी बताइए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बोला हिमीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतराणविक अवकाश परिवर्तित होते हैं, या अंतराणविक अवकाश बढ़ जाता है, या अंतराणविक अवकाश घट जाता है, या अंतराणविक अवकाश शून्य हो जाता है? जल्दी बताइए। 14 का नंबर, सी नंबर, अंतराणविक अवकाश घट जाता है। बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा कितनी है? 80। ठीक, बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 540 कैलोरी ग्राम होती है। बर्फ की गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 डिग्री सेंटीग्रेड? जल्दी बताइए। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। बोला किसी ठोस को वाष्प में सीधे परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। किस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो गुप्त ऊष्मा अवशोषित होती है। तो आपको ये चीज़ें लिखनी है। और आपका चैप्टर ये पूरा हमने बहुविकल्पी जो था कंप्लीट कर लिया। और आगे आपका क्या हमारे आसपास के पदार्थ हैं, ये दूसरा चैप्टर आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये जो हमने पढ़ा है इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक, ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और 36 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है।